तो बाबू आज एसएसटी का पार्ट थर्ड है, ठीक है। एसएसटी मैं पढ़ा रही हूँ, जिसका आज पार्ट थर्ड होगा आपका सिविक्स चैप्टर 2 का फेडरलिज्म। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है क्रिएटिव एजुकेशन जोन के नाम से। अगर कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे कर सकते हो। और यहाँ पे सर पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, और ये रहा लोकेशन, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। टॉपिक का नाम क्या है, देखो इससे पहले मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया है। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है कि व्हाट इज फेडरलिज्म, डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म क्या है, तो मैंने बताया था कि फेडरलिज्म इज एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर क्या किया जाता है, पावर शेयर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, ये मैंने बताया। फिर मैंने दूसरा बताया था आप लोगों को कि इंडिया के अंदर ऐसा क्या क्या टॉपिक है या ऐसे ऐसा कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कैरेक्टेरिया है जो इंडिया को फेडरल बनाता है, ये मैंने 2 पढ़ाया। आज हम पढ़ेंगे कौन सा, ये थर्ड वाला, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। ये थर्ड टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ को माइंड में आपको इसको सेट करके रखना है कि मैम यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सारे क्वेश्चन को हमें अच्छे से टैकल करना है। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को PYQ भी दिखाऊंगी, ठीक है, PYQ भी बताऊंगी, इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा ये। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। सबसे पहले एक बात समझो कि इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि हाउ इज प्रैक्टिस फेडरलिज्म। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, उस छोटे से एग्जांपल को बढ़िया से समझना, फिर आपको ये बात समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक कार खरीदा, ठीक है, मैंने एक कार को बाय किया है और कार मैंने बाय करके घर ले आया। तो अगर मैं कार ले आई तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सिर्फ मैं कार ला करके घर में रख दूँ। इसको हमें चलाना पड़ेगा, इसके लिए ड्राइवर रखना पड़ेगा या खुद ही चलाना पड़ेगा, फिर इसको मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। चलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से ये टॉपिक बताता है कि फेडरलिज्म, फेडरल हमारा कंट्री है और फेडरल होने का क्या क्या क्राइटेरिया है। कार है, कार लाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, चलता है, रोड पे चलता है, अच्छा खासा स्पीड देता है, मेंटेनेंस करता है, टाइम को हमें कंज्यूम होने से बचाता है, ये उसकी क्राइटेरिया है। तो फेडरलिज्म क्या है, एक क्राइटेरिया है। फेडरलिज्म एक प्रोसेस है, उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया है, कुछ उसके फीचर्स है, कुछ सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्या है मैम, कि हाँ 2 और 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मैंने टोटल 7 इसके कैरेक्टर पढ़ा दिया है, अगर नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लो। और सेकंड क्या है कि अगर मैं कार ले आई तो कार लाने के लिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो वही वही बात यहाँ पे है कि इंडिया के अंदर अगर मैं बात करती हूँ कि मैम कि यहाँ पे हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, मतलब इंडिया के अंदर कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। ये थोड़ा सा है टॉपिक कंफ्यूजन, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, PYQ देखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए एक वर्ड समझना है कि फेडरलिज्म वर्सेस सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म है मेरे पास, लेकिन वो सक्सेस कब होगा, जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। और प्रैक्टिस लाने के लिए हमारे इंडिया में ऐसा कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो लिया गया है और आज वो प्रैक्टिस में चल रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट समझना है, यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या आपसे 3 टॉपिक का नाम दे देगा, ये लैंग्वेज पॉलिसी दे देगा, या लिंग्विस्टिक स्टेट दे देगा, या स्टेट सेंटर रिलेशन दे देगा, क्योंकि इसमें 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको ये तीनों पार्ट दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, एक लाइन में मैं दिखाती हूँ बेटा। ये देखो, ये रहा, देखो क्या क्या यहाँ पे कि प्रैक्टिस जो हमारे इंडिया के अंदर किया गया है वो 3 फॉर्म में किया गया। और ये आपका सब टॉपिक है, सब टॉपिक किसका है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया का सब टॉपिक है ये टॉपिक है। इसका सब टॉपिक ये क्या है कि मैंने पहला एग्जांपल मैं बोलूंगी कि हमारे यहाँ इसको प्रैक्टिस किया गया है लिंग्विस्टिक स्टेट के ऊपर, फिर प्रैक्टिस किया गया है लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर, और फिर प्रैक्टिस किया गया है सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर। तो ये तीनों चीज आपका क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि हाउ is federalism practice in India, या what are the classification, या what are the types, या what are the example of federalism practice in India, या what is the linguistic state, या आपसे पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, स्टेट सेंटर रिलेशन क्या है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये तीनों मिलाकर कैसे हमारे इंडिया के अंदर एक फेडरल कंट्री को बता रहा है कि। तो ये क्वेश्चन सब आते हैं, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। आ जाओ, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कौन सा,
फेडरलिज्म। तो कौन, अब ये जो पॉइंट लिखी हुई है ना, ये पॉइंट जो है आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन है। जब ये टॉपिक उठाओगे उसका जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड लाइन है ये, बस और कुछ नहीं, मैंने सारा एनसीईआरटी उठाया। क्या लिखा वहां पे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी, मतलब अगर हमें फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में या सक्सेस करना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें प्रैक्टिस में लाने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तब जा करके वो हमें सक्सेस फेडरलिज्म मिलेगा। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस, सक्सेस के लिए ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लेकिन हमारे पास इतना सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए हमें सफिशिएंट क्या करना पड़ेगा कि इसका रियल अगर सक्सेस देखा जाए कि इसका फेडरलिज्म का बाबू, तो कैसा होना चाहिए, एट्रीब्यूटेड होना चाहिए अपने नेचर के थ्रू, अपने डेमोक्रेटिक पॉलिसी के थ्रू। मतलब कि अगर मुझे फेडरलिज्म कंट्री बनाना है या हमारे यहाँ प्रैक्टिस किया जाएगा या किसी भी कंट्री में किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल लाने से नहीं होगा, उसे हमें प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आए कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म एक कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा भी इसे हमें जब उसका कुछ नेचर हो, डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वगैरह होता है, उन सबको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तब जा करके वो कहलाएगा क्या, फेडरलिज्म। अब आता है फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है बाबू यहाँ पे, लिंग्विस्टिक स्टेट। सबसे पहले ये समझना है कि लिंग्विस्टिक स्टेट है क्या। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इमेज हम देखते हैं। जैसे मान लो ये राजस्थान है, ठीक है, या मान लो ये गुजरात है, या उड़ीसा है, या आप छत्तीसगढ़ बोल सकते हो, बिहार बोल सकते हो, यूपी बोल सकते हो, एमपी बोल सकते हो, कोई भी। तो आप बोलोगे कि मैम ये सबको अलग अलग स्टेट जो बनाया गया किस बेस पे बनाया गया, तो मैं बोलूँगी कि कुछ ऐसा स्टेट है बाबू जो लैंग्वेज पे बनाया गया है, और कुछ ऐसा है जो कल्चरल या डाइवर्सिटी के, रीजनल डाइवर्सिटी पे बना दिया गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल स्टेट आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, ठीक है, लिंग्विस्टिक पॉलिसी पे नहीं बनाएंगे। अब आ जाओ, लिंग्विस्टिक पॉलिसी किसे कहते हैं, पहले ये समझो कि ऐसा लिंग्विस्टिक स्टेट उस जहाँ पे जो लोग है वो सेम लैंग्वेज बोलता और उस जगह पे रहता, ठीक है। मतलब कि अगर कोई एक स्टेट है और यहाँ पे सारे लोग कोई एक ही लैंग्वेज बोलता है, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक स्टेट। क्लियर हो रहा है, लिंग्विस्टिक स्टेट किसे कहेंगे, पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। सारे लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं और सभी के सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं, सेम स्टेट में रह रहे हैं, उसे हम लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं। क्लियर हो गया बात, चलो बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से हमारे इंडिया में बहुत सारा बनाया गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसका थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि हाउ लिंग्विस्टिक स्टेट प्रैक्टिस मेक फेडरल इन इंडिया, या मेक फेडरल ऑफ इंडिया, कैसे बनाते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट होकर के। तो आप यहाँ पे याद रखना कि जो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट है ना, वह द फर्स्ट मेजर टेस्ट, सबसे पहली बार हमारे इंडिया में यही लिंग्विस्टिक स्टेट पे ही प्रैक्टिस किया गया था। डेमो जो हमारे कंट्री है ताकि उसको हम क्या कर सके, डेमोक्रेटिक बना सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि अगर मान लो लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बनाते, तो आपने देखा होगा कौन सा, ये श्रीलंका वाला हाल देखा होगा। सिन्हालाज लैंग्वेज क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, और भी जो तमिल लैंग्वेज था, जो नेटिव लैंग्वेज था, अलग अलग जो लैंग्वेज थे उस पर क्या कर रहा था, वो उसके ऊपर डोमिनेट कर रहा था, और सिन्हालाज लैंग्वेज के ही वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वॉर देखने को मिला। अगर यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बनाता तो शायद हो सकता है कि श्रीलंका के जैसे यहाँ पे भी सिचुएशन देखने को मिलता। तो यहाँ पे क्या क्या किया गया है, तो हमारे इंडिया के अंदर बाबू बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसको लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो गुजरात है, तो गुजराती लैंग्वेज वहाँ पे बोल रहे तो एक लिंग्विस्टिक स्टेट कहलाएगा। जैसे उड़ीसा को उड़ीसा क्यों कहा है, क्योंकि वहाँ पे उड़िया लैंग्वेज बोला जाता है, तो सारे लोगों को एक लिंग्विस्टिक स्टेट के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहली बार अगर बात करते हैं कि हमारे इंडिया में क्या कोई ऐसा स्टेट है जो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाया गया था, यस 1956 में एक स्टेट है जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, आंध्र प्रदेश। और उस आंध्र प्रदेश को क्या किया गया था, 1956 में पहली बार क्या बना दिया गया था,
ये एक लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया गया था। और ये लिंग्विस्टिक स्टेट कब बनाया गया था? एक लॉ पास किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब आया था? 1956 में ही आया था। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश को बनाया गया। धीरे 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 अलग अलग जगहों पे भी यहाँ पे इसको बना दिया गया। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लो। क्या याद रखना है कि हमारा इंडिया के अंदर कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो हमने बना दिया था क्या? लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया है, जो कि पहला स्टेप उठाया गया था हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, या हम बोल सकते हैं फेडरलिज्म के लिए। दूसरा, लिंग्विस्टिक स्टेट किसे कहते हैं? वो ऐसा स्टेट जहाँ पे सेम एक ही लैंग्वेज बोला जाता है उस सारे एरिया में। तो इंडिया क्या है? डाइवर्स लैंग्वेज डायलेक्ट है, यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारा बना है। इंडिपेंडेंस के बाद 14 स्टेट एंड 6 यूटी बनाया गया था। ठीक है, 6 यूटी बनाया गया था। इसको बिल पास करके इसको यहाँ पे बना दिया गया था। क्लियर हो रहा है बातें? तो लिंग्विस्टिक स्टेट में याद क्या रखना है कि लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब है कि ऐसा एरिया, ऐसा स्टेट जहाँ पे सभी लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, उसे लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट का कोई हमारा कभी बना है? तो यस, आंध्र प्रदेश बना है। कब बना? 1956 में बना है। क्लियर है? तो आपको ये चीज याद रखना है। क्या याद रखना है कि फर्स्ट हमारा स्टेट कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश किस बेस पे बना? कौन से एक्ट के थ्रू बना था? तो 1956 में। ये एक्ट आया था 1956 में, लेकिन आंध्र प्रदेश जो लिंग्विस्टिक स्टेट बना था वो पहले बन गया था। याद रखना, पहले कब बना था? 1953 में ही बन गया था। लेकिन इसको जब लॉ पास किया गया था, इसको फुल मेजोरिटी के साथ लॉ वगैरह बन गया था, उसके बाद बहुत सारे स्टेट में आया। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैम मतलब कंफ्यूज हो गया। आंध्र प्रदेश बना 1953 में बना था। ठीक है, लॉ कब आया था? 1956 में आया था। कौन सा लॉ आया था? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। इसी में क्या किया था? बहुत सारे स्टेट को क्या किया गया था बाबू? लैंग्वेज बेस्ड इसको बना दिया गया था। क्लियर है बातें? चलो आ जाओ, हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। कौन सा सेकेंड पॉइंट देखते हैं? 1 सेकेंड। हाँ, चलो अब आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट कौन सा? स्टेट। सेकेंड टॉपिक हमारा बाबू उसी का सब टॉपिक है, लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, अभी लैंग्वेज पॉलिसी है क्या? तो सबसे पहले एक बात समझो कि ये क्या है? सेकेंड टेस्ट किया गया था हमारे इंडिया में। ये सब एनसीईआरटी का लाइन में बोल रही हूँ। सेकेंड टेस्ट किया गया था, मतलब हमारे इंडिया के अंदर फेडरलिज्म के ऊपर। ठीक है, सेकेंड, तो हम बोल सकते हैं सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरलिज्म किया गया। क्या है वो? लैंग्वेज पॉलिसी। तो पहला तो स्टेट पॉलिसी किया गया था ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, लाइक श्रीलंका वगैरह में जो किया गया था। और यहाँ पे लैंग्वेज पॉलिसी भी श्रीलंका का ही हम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखा गया तो स्टेट पॉलिसी अगर नहीं लाता तो लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं लाता तो लैंग्वेज ही दिक्कत था। तो दूसरा आ गया था लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी में हम क्या देखेंगे कि ये याद रखना है आपको कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले एक बात याद रखना है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि ज्यादातर जिससे भी पूछोगे कि हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अगर नेशनल लैंग्वेज की मैं बात करती हूँ तो वो बोलेगा कि नेशनल लैंग्वेज हमारा क्या है? वो हमारा हिंदी है, जो कि हमारा कोई भी ऐसा नो एनी नेशनल लैंग्वेज है। ये याद रखना कि हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, हमारे पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। पहले इतना बात याद रखना। हाँ, वो बात अलग है कि जो हिंदी है वो हमारे पास कितना है, मतलब 44% लोग बोलते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करती हूँ। ज्यादातर सेकेंड लैंग्वेज में कोई और भी आ जाता है। ये याद रखना है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई तमिलनाडु है। ठीक है, अब वहाँ पे हिंदी बोली नहीं जा रही है। ठीक, और मान लो कि कोई और लैंग्वेज बोली जा रही है, या मान लो कि गुजरात है, वहाँ पे गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी बोली नहीं जाती। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया? तो इन सभी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या किया गया है कि हमारे इंडिया में कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बना दिया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। तो एक हमारा हिंदी है, ठीक है, और एक हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश क्यों है? क्योंकि हर जगह हिंदी नहीं बोल सकते, और हिंदी क्यों है? क्योंकि ज्यादा हमारे पास इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं कि अराउंड 44% तक क्या होता है? हिंदी यहाँ पे बोली जाती है।
तो टोटल लैंग्वेज, आप थोड़ा सा लैंग्वेज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि बाबू जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के बारे में हमारे इंडिया में क्या हो गया, इसको 1 सेकंड, हाँ, लैंग्वेज जो है ये लैंग्वेज के बारे में हमारे इंडिया में कहाँ पे लिखा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा होता है, स्केड्यूल के नाम, स्केड्यूल आपने पढ़ा होगा, स्केड्यूल के बारे में, या आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ पार्ट होते हैं, कुछ शेड्यूल होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, तो शेड्यूल 8 में बोला गया, ठीक है। टोटल लैंग्वेज कितना शेड्यूल में डाला गया है, 22, मतलब आपके बुक में लिखा होगा 21 प्लस हिंदी लिखा होगा, तो हिंदी लगा करके क्या हमारे पास 22 है। ऑफिशियल लैंग्वेज अभी बहुत मतलब है, वो भी ज़्यादा है, लेकिन हम यही बोलेंगे कि हमारा हिंदी और इंग्लिश हमारा क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज भी आता है, वो भी 11-12 लैंग्वेज है, तो ये याद रखें, हिंदी इंग्लिश हमारा क्लासिकल, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको बना दिया गया। अब यहाँ पे लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज पॉलिसी क्यों बनाया गया है, ताकि जो स्टेट है वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, हमारे इंडिया में भी तमिलनाडु में भी एक बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो गया था, मतलब उन्होंने क्वेश्चन रेज कर लिया था गवर्नमेंट से कि भैया, बोला गया था क्या कि हम ना इंग्लिश को क्या करेंगे, इंग्लिश को हटा देंगे, ठीक है। 1956 वाले 1965 में क्या बोला था कि हम इसको हटा देंगे, किसको, इंग्लिश को हटा देंगे। तो इस पर क्वेश्चन रेज किया गया, तो फिर तमिलनाडु ने क्वेश्चन वगैरह किया, तो फिर यहाँ पे इसको वापस से क्या कर दिया गया, दे दिया, इसलिए दे दिया गया, मतलब उसको रिकॉग्निशन दे दिया गया कि भाई हाँ चलो भाई ये क्या रहेगा, इंग्लिश कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि ये डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर नहीं करता तो फिर वही तमिलनाडु अपना रेज करने का, फिर वही बाद में प्रॉब्लम हो जाता है, इसको वापस से कंटिन्यू किया गया। तो पहला हमने पढ़ लिया ना, क्या है हमारा स्टेट लिंग्विस्टिक पॉलिसी हमने देखा, दूसरा हमने देखा स्टेट पॉलिसी, सॉरी लैंग्वेज पॉलिसी। अब यहाँ पे देखो लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में मैंने बता दिया है कि क्या होता है, क्रिएशन ऑफ मेनली किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज किया जाता है। लिंग्विस्टिक का ही मतलब लैंग्वेज है, और लैंग्वेज पॉलिसी लाया गया था ताकि हमारे जो 22 लैंग्वेज है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो सके लोगों को, उसको तो ये याद रखना कि हमारा हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है और साथ में इंग्लिश भी है, ये याद रखना, ठीक है। टोटल कितने हैं, शेड्यूल में दिया गया। और जो इंसान मतलब कि अगर लैंग्वेज को इम्पोज करना चाहता है या ये करना चाहता है, तो वो ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि रूल्स बने हुए हैं। और क्यों, क्योंकि सेंटर का भी कुछ अपना पावर, स्टेट का भी अपना पावर है, तो ये दोनों के लिए एक पॉलिसी बनी है कि भैया इस चीज को फॉलो करना, क्लियर है। एंड थर्ड आ जाओ, अब आ जाते हैं हम किस पे, सेंटर स्टेट रिलेशन पे आ जाते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा लेंथी पढ़ा रही हूँ। सेंटर स्टेट रिलेशन, अब सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, पहले ये समझो कि सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या मतलब। सेंटर है और स्टेट है, सेंटर का खुद का कुछ पावर है, हमने कहाँ देखा था, फेडरलिज्म में क्या है, उसके पास कुछ ऑटोनॉमस होता है, कुछ अपना पावर होता है, बहुत सारे अलग अलग मतलब लॉ वगैरह बनाने का पावर होता है, फिर स्टेट के पास भी वही पावर होता है। एक बात बताओ बाबू, अगर ये अपनी मनमानी करेगा और ये अपनी मनमानी करेगा, तो बाद में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ मैम हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। इसके लिए सेंटर और स्टेट का रिलेशन अच्छा बनाना जरूरी है, क्यों, दोनों का कंसेंट होना चाहिए, अगर अच्छा नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही हम बोलेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो इन्फ्लुएंस करता है प्रैक्टिस को, बताता है इन्फ्लुएंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म के बारे में, मतलब फेडरलिज्म को प्रमोट करता है जो दोनों का स्टेट का रिलेशन है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दे रखा है, कुछ पावर दे रखा है उनको खुद करने के लिए, वो कुछ इंटरडिपेंडेंट भी है, कुछ डिपेंडेंट भी है, तो इन सबको अरेंजमेंट एक सही तरीके से करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाओ, मैं 2 एग्जाम्पल ली हूँ, एक ली हूँ बिफोर 1990s का और एक ली हूँ मैं आफ्टर 1990s का, ठीक है। अगर बिफोर 1990s से पहले का अगर देखा जाए तो ज्यादातर यहाँ पे कांग्रेस ही पार्टी में आता था ज्यादातर, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में, दोनों जगह पे रहता था, ठीक। और ये जब ये दोनों जगह पे रहता था तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ये पार्टी डोमिनेट करते थे दोनों जगह पे, सेंटर पे भी स्टेट पे भी करते थे। और यहाँ अगर सेम पार्टी है तो सेंटर का क्या होता है, ज्यादातर इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता था उनका, वो ज्यादा पावरफुल रहते थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर मान लो कि सेंटर में भी स्टेट में भी सेम पॉलिसी, तो स्टेट कुछ करने से पहले यहाँ तो क्या होता था, थोड़ा वो डोमिनेंट पे रहता था, वो अपने मन की नहीं कर पाता था। मान लो कि दोनों को क्या कर दिया है, सेपरेट सेपरेट पावर दे रखा है,
और सेंटर और दोनों स्टेट के पास सेम पार्टी थी। तो यहाँ पे क्या होता था, कभी कभी हम बोल सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होता डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स, वो अपने राइट्स को नहीं एक्सरसाइज कर पाते थे ऑटोनोमस तरीके से या फेडरल यूनिट के तरीके से। तो थोड़ा सा यहाँ पे दोनों के अंदर कंट्रोवर्सल देखने को मिल जाता था। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस कंट्रोवर्सल को डिसमिस कर दिया है, फेडरल ने इस चीज को खत्म कर दिया। ठीक, अब मान लो थोड़ा सा हम देखते हैं कौन सा आफ्टर 1990 के बारे में। जो कुछ गवर्नमेंट थे वो कॉलिजन गवर्नमेंट बनाया गया, मतलब कि ये सेंटर है और ये स्टेट है, सॉरी ये क्या कर रही हूँ यहाँ पर, ये सेंटर है बेटा, ये स्टेट है। सेंटर में मान लो कि कोई सपोज दैट कांग्रेस पार्टी है और यहाँ पे बीजेपी पार्टी है। क्या है, कांग्रेस पार्टी है और बीजेपी पार्टी है। दोनों पार्टी क्या हो गए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रह रहे हैं। तो अगर मान लो कि पहले एक वर्ड समझा देती हूँ मैं, कॉलिजन वर्ड। ठीक है, कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन, मेरी राइटिंग ही बड़ी गंदी हो जाती है, इस पे कर्सिव हट ही नहीं रहा है मेरे से। कॉलिजन, ठीक है, कॉलिजन गवर्नमेंट। कॉलिजन कॉलिजन का मतलब क्या होता है, मिलना, मिलकर। ठीक है, सिंपल से मैंने बताया, कॉलिजन का मतलब होता है मिलकर, मिलकर गवर्नमेंट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए पार्टी है और कोई बी पार्टी है, इसके कुछ मेजोरिटी होगी, इसके कुछ मतलब विनिंग होने का, जैसे मान लो बोलते हैं ना कि हाँ टॉप इतना पे करना है, इतना नंबर पे करना है, तो ठीक उसी तरीके से लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या हम बोल सकते हैं कि स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कितना नंबर आएगा तो ही हम उसको क्या करेंगे, विनर मानेंगे। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में 2/3 पार्टी जितना भी होता है ना, वहाँ पे जितना सीट होता है, जैसे अभी कितना लोकसभा है, 545 है, 2 एंग्लो इंडियन तो बहुत गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसका 2/3 पार्टी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि 2/3 पार्टी यहाँ जीत, उसको वोट नहीं मिला, मान लो किसी को, मान लो कितना 200, मान लो 75 पे विनिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ये मत समझना कि ये एक्चुअल डेटा है। मान लो कि 275 में वो जीतेगा, ठीक, लेकिन इसको मिला कितना, मान लो 200 मिल गया, और इसको मिला कितना, मान लो कि कितना मिल गया, मान लो यहाँ पे मिल गया 130 मान लो। ठीक है, ना ही इसके पास मेजोरिटी ना ही इसके पास मेजोरिटी, तो दोनों साथ में आएंगे, भाई एक काम करते हैं हम दोनों मिल लेते हैं और मिल कर करके गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 330 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा हमारे पास वोट आ चुका है, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। तो ज्यादातर आफ्टर 19 के बाद क्या होने लगा, जो कॉलिजन गवर्नमेंट हुआ वो इमर्ज होने को देखने को मिला। रीजनल पार्टी अलग अलग जगहों पे बन गया, अलग अलग स्टेट में बन गया, और ये अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट मानने लगा, क्योंकि ये भी भैया पावर में, ये भी पावर में, तो दोनों अपना अपना पावर यूज करेंगे। और यहाँ पे जो भी सपोर्ट में आता था, जो मेजोरिटी के सपोर्ट में आता था, तो ये यहाँ पे मिल कर करके काम कर। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये है बाबू कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन भी क्या कर रहा है, पहले तो डोमिनेंट में थोड़ा बहुत था, लेकिन अब 1990 के बाद जो अलग अलग पावर में लोग आ रहे हैं, कॉलिजन बना रहे हैं, तो कॉलिजन बना रहे हैं तो दोनों का एग्रीमेंट होना जरूरी है, दोनों का सहमति होना जरूरी है। अगर मान लो कि गवर्नमेंट ए बोलेगा कि नहीं हम अपना रूल पूरा करेंगे, तो गवर्नमेंट बी भी तो पावर में है ना, और उसके साथ कॉलिजन में, अगर कॉलिजन में नहीं भी है और दूसरे पार्टी से, तो तब भी वो अपना यूज कर सकता है। तो यहाँ पे रिलेशन अच्छा है। तो यही तीनों चीज मिला करके प्रैक्टिस कर करके हमारा क्या बन रहा है, फेडरल कंट्री बन रहा है। यही हमारे यहाँ फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है। हो क्या समझ में आ गया ये बात कि मैं क्या कहना चाहूँ। मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या देखा है। हमने देखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी हमारा जो फेडरल इंडिया है, वो प्रैक्टिस कैसे हो रहा है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि मैम लिंग्विस्टिक स्टेट बना करके हमारे यहाँ। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी लाया गया है ताकि लैंग्वेज के लिए कहीं पे परेशानी ना हो। लिंग्विस्टिक स्टेट में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया, 1956 में आया, और स्टेट पहला जो बना है लैंग्वेज बेस्ड बना है, आंध्रा बना है 1953 में बना।
लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में मैंने बताया, सेंटर स्टेट रिलेशन में दोनों में एक साथ मिल करके मतलब कॉलिजन वगैरह बनाया गया था, अगर ज्यादातर देखा जाए तो क्या लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड करता है पावर को बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी, कब, जब मैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ाई थी। दोनों गवर्नमेंट मिलकर के काम करते हैं, जबकि अगर देखा जाए 1990 से पहले जो कुछ डोमिनेंट ऑटोनोमस स्टेट वगैरह हो जाते तो वो अपना पावर नहीं कर पाते क्योंकि सिंगल, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। ये मतलब 1990 के बाद अलग अलग गवर्नमेंट आना स्टार्ट होगा, वैसा नहीं कि वो रूल था, जैसे जैसे जीतता गया वैसे वैसे बनता गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई फेडरलिज्म सक्सेसफुल इन इंडिया, क्यों सक्सेसफुल है। पहला ये याद रखना है कि लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया गया जिसके वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखने को मिला। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी लाया गया जिसमें लैंग्वेज की वजह से कोई इशू देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो एक डाइवर्स कंट्री है, चाहे वो लैंग्वेज बेस बोला जाए, चाहे वो किसी और चीज कल्चरल बेस बोला जाए, या किसी भी चीज के बारे में बोला जाए। दूसरा ये याद रखना। तीसरा ये याद रखना है कि हमारे इंडिया और स्टेट का रिलेशन एक बहुत अच्छा तरीके से है, मिल के काम करता है। इसकी वजह से हमारे इंडिया क्या है, एक हेल्दी या हम सक्सेसफुल मानेंगे फेडरलिज्म इन इंडिया के बाद। अब यहाँ का कुछ क्वेश्चन देख लो बाबू, इस पे क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया, मैंने डाला तो था, पता नहीं कहाँ गया। चलो ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, इस थोड़ा सा समझो इसको। ये एमसीक्यूज बेस नहीं है, मैंने एमसीक्यूज नहीं डाला है, ठीक है। एक दो मैंने डाल दिया, आंसर भी यहीं पे सामने में एक दो क्वेश्चन दिख रहा होगा, बाकी मैंने 5 नंबर और 3 नंबर वाला फोकस कराऊंगी मैं। देखो यहाँ पे 3 नंबर वाला 2019 में क्या पूछा, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी का कोई 3 फीचर्स बताने के लिए बोल रहा है, आप एग्जाम्पल उठाना, एनसीईआरटी पढ़ना, उसका डाल देना। दूसरा ये पूछा गया कि हाउ डिड फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसे हमारे इंडिया को स्ट्रेंथन कर रहा है, ये मैंने बताया था, 3 पॉइंट बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल फेडरलिज्म इन इंडिया। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, 2016 में पूछा डिस्क्राइब इन 3 चेंज सेंट्रल स्टेट रिलेशन आफ्टर 1990। ये देखो सारा क्वेश्चन पूछे हुआ है, मैं इसलिए यहाँ पे लगा दी हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो भी मैं पॉइंट यहाँ पे डालती हूँ ये सारा का सारा एनसीईआरटी रहता है और सारा का सारा आपका क्वेश्चन बेस्ड रहता है बाबू, इसलिए ट्रस्ट करो, इसको फॉलो करो, ठीक। तो ये 3 पूछा गया कि कैसे सक्सेसफुल हुआ, इसको बता देना। 2015 में पूछा हुआ है कि हाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन हुआ, मजबूत हुआ है फेडरलिज्म इन इंडिया के अंदर, एक्सप्लेन करो अपने। 5 मार्क्स में देखो क्या पूछ लिया है कि हाउ एक्सप्लेन हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही किया, आपको तीनों पॉइंट के बारे में बताना पड़ेगा। वो जो 2 लाइन मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ये वाला इसको जरूर याद रखना। कौन सा, ये वाला, ये जो मैंने पॉइंट बताया था ना, ये वाला 2 पॉइंट, इसको जरूर याद रखना, इसको कोट जरूर करना अपने आंसर में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, ये 2021 में पूछा एक्सप्लेन द मेजर स्टेप। अच्छा ये छोड़ भी सकते, स्किप भी कर सकते। यहाँ 2018 में फेडरलिज्म हैज बीन सक्सेसफुल इंडिया, अभी देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया था 3 नंबर में, कहाँ गया सक्सेसफुल वाला, हाँ इसी में, मतलब यही वाला जो यहाँ सक्सेस वाला 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो 17 में पूछा है और यही 18 में क्या कर दिया, 5 मार्क्स को कर दिया यहाँ पे। बिकॉज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जस्टिफाई करना अपने स्टेटमेंट को, तो ये सारे एक लाइन में याद रखना है कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया किसके थ्रू लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, कोऑपरेटिव क्यों, दोनों कोऑपरेट करके चल रहा है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिसी या पॉलिटिक्स। ये हमारा हो जाएगा बेटा किसके ऊपर, ये हो जाएगा आपका जो टॉपिक था कि हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसके बारे में बहुत बेसिक से मैं पढ़ाऊंगी, जिसका नाम क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कैसे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, मतलब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट था तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आया, तो उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरीके से बनाया गया, इसके कौन कौन से पार्ट है। तो पार्ट 4 में मैं आप लोगों को बता दूंगी, फॉलो करना। अच्छा लगे क्रिएटिव एजुकेशन जोन को सब्सक्राइब करना, किसी को ऑफलाइन पढ़ना है तो वो इस एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।